हेलो एंड वेलकम टू एक्सप्लोर एकेडमी। इस वाली वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं साइंस एंड टेक वाला जो पोर्शन है, और ये भी एचएएस के एग्ज़ाम के लिए जो आपका आने ही वाला है। बाकी अगर आप इस वीडियो को बाद में भी देखेंगे तो ये बाकी के सभी एग्ज़ाम के लिए भी रेलेवेंट रहेगी। खैर, हम इसमें साइंस और टेक पढ़ेंगे जो आपका एचएएस एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी होगा। प्रीलिम्स के लिए खास करके आपके पास टाइम कम रह गया है तो हम इसका क्विकली रिवीजन सा करेंगे। अब देखिए, साइंस एंड टेक में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। अब जो इस चैनल पर नए हैं वो वीडियो को शेयर कर दें या लाइक कर दें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। तो पहला सेक्शन है आपके पास कंप्यूटर सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, जो हमारे एचएएस के एग्ज़ाम के लिए उतना ज़रूरी है नहीं। फिर दूसरा सेक्शन आता है इसमें साइंस एंड टेक में ही रक्षा प्रौद्योगिकी, तो इसको हम पढ़ने जा रहे हैं। रक्षा प्रौद्योगिकी, डीआरडीओ, आईजीएमपीडी क्या है, टैंक, राडार, विमान वाहक, रासायनिक हथियार क्या होते हैं। फिर अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी एवं उपग्रह, ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। उपग्रह, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम, एसएलवी हो गए, कक्षा रॉकेट कार्यक्रम, पीएसएलवी हो गए, प्रमुख अभियान, भारतीय प्रादेशिक नौवाहन उपग्रह प्रणाली। तो ये हमारे मेन पॉइंट रहेंगे जहां पर हम डिस्कशन शुरू करेंगे आज के लेक्चर्स की। तो शुरुआत करते हैं फिर रक्षा प्रौद्योगिकी से। तो सबसे पहले क्या आता है, डीआरडीओ। तो डीआरडीओ, हमें ये देखना है कि डीआरडीओ की स्थापना आखिरकार कब हुई। ये हमें नहीं पढ़ना है, जो आपका इररेलेवेंट सा है, हमें नहीं पढ़ना है। ये आपके मेंस के लिए काम आ सकता है कि इसकी नीतियां कैसी हैं, ये कैसे काम करता है, वो हम नहीं देखेंगे। तो डीआरडीओ का जो फॉर्मेशन हुआ वो हुआ 1958 में। 1958 में। और उससे पहले भी कुछ एक चीज़ें काम कर रही थी, जैसे कि TDE, उसे कहते हैं टेक्निकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट्स ऑफ द इंडियन आर्मी एंड द डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन। ये इससे पहले काम कर रहे थे विद द डिफेंस साइंस ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि DSO। ये पहले काम कर रहे थे, लेकिन उसके बाद ये आपका DRDO का फॉर्मेशन हो जाता है। और DRDO रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन कार्यरत प्रतिष्ठित रक्षा शोध संगठन है। तो ये शोध करता है। अब जो सी चीज़ सही बैठ गई तो फिर उसको क्या, आर्मी में लाया जाएगा, नेवी में लाया जाएगा, इस तरीके से। अगर हम देखें, आज DRDO की 51 प्रयोगशालाओं का जाल लद्दाख से कोची केरल और जोधपुर राजस्थान में जो है तेजपुर आसाम तक फैला हुआ है। और डीआरडीओ में लगभग 7,000 जो वैज्ञानिक हैं वो कार्यरत हैं। इसका मूल मंत्र भी आप याद रख सकते हैं। मूल मंत्र इस बलस्य मूलम विज्ञानम, अर्थात विज्ञान ही बल है, इतना आपने याद रखना है। कहीं अगर एग्जाम में पूछ जाता है तो आप ये याद रख सकते हैं। अब इसके जो महत्वपूर्ण मिसाइलें हैं, जैसे इनके बारे में हम देखेंगे। 1982 में प्रारंभ समन्वित मिसाइल कार्यक्रम ने नाग, धनुष, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल आदि अनेक मिसाइलों की रचना की है। डीआरडीओ द्वारा विकसित अग्नि 3 मिसाइल, जिसकी वर्तमान मारक क्षमता 3500 किलोमीटर है। तो इस पर हम अभी नहीं आएंगे मिसाइलों पर, इन पर हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे, डिटेल में इनको पढ़ेंगे। और ये भी आपके लिए ज़रूरी नहीं है कि डीआरडीओ का योगदान क्या है, ऐसे ही आप याद रख सकते हैं कि एरो प्रणाली में इनका योगदान है, सशस्त्र प्रणालियों में है, युद्ध वाहन और इंजीनियरिंग में है, क्योंकि शोध करता है ना। तो ये शोध करते रहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक और कंप्यूटर प्रणाली में है, जैसे कि ये हो गए आपके भारतीय डॉपलर रडार सिस्टम्स हो गए, जीव विज्ञान प्रणालियां हो गई जो थल सेना, नौसेना और वायुसेना के काम आती हैं। मिसाइल प्रणालियां होंगी जिसमें हम पढ़ेंगे अग्नि, अग्नि 2, अग्नि 3, ब्रह्मोस हो गया, आकाश हो गई, और नौसेना प्रणालियां। उसके बाद आता है फिर आपका HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि इसका गठन कब किया गया था। तो इस संस्था की जो स्थापना है वो ही 1964 में की गई थी। और वर्तमान में 6 राज्यों में इस संस्थान के 12 विभाग हैं। आपको याद क्या रखना है, शॉर्टकट में नोट्स बनाने हैं आपने। लास्ट तक आप जब पहुंचेंगे तो आपके बिल्कुल शॉर्ट्स में नोट होना चाहिए। देखो, जैसे हमने स्टार्टिंग में अभी देखा, डीआरडीओ का गठन कब हुआ, HAL का गठन कब हुआ, और इसके अभी से कितने संस्थान हैं। फिर आपका BEL, जिसे कहते हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इसकी स्थापना कब हुई, 1954 में इसकी स्थापना की गई। और यह रक्षा और सार्वजनिक क्षेत्र की नवरत्न कंपनी है। कैसी है ये, एक नवरत्न कंपनी है। यह इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों के निर्माण में अग्रणी संस्थान है। तो यहीं पर आपको नाम से पता लग रहा है, देखो, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, BEL। क्लियर। देन वी हैव BDL। तो BDL का मतलब क्या होता है, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। इसका गठन किया गया 1970 में किया गया। ये एक मिनी रत्न है। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल निर्माण में अग्रणी जो समेकित कंपनी का रूप ले चुकी है। इस कंपनी के द्वारा सामरिक हथियार लॉन्चर्स, तह से हवा में मार सकने वाली मिसाइल सिस्टम, पानी के अंदर मार सकने वाले हथियार, दुश्मन को साझा कर देने वाले परीक्षण उपकरणों का निर्माण इन्हीं के द्वारा किया जाता है। BDL भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के द्वारा किया जाता है। देन वी हैव मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, MDL।
MDL, जब जब ये एग्जाम में पूछा जाता है ना कि ये कहाँ पर है, तो आपको पता होना चाहिए। तो मझगांव जो डॉक शिप बिल्डर्स अग्रणी शिपयार्ड है, इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसकी 3 इकाइयां हैं, मुंबई, नवाशोभा और मंगलौर में है। इस उपक्रम द्वारा नौसेना के लिए पनडुब्बियां, युद्धपोतों और विध्वंसक प्रक्षेपास्त्रों, नौकाओं, अभी हाल ही में अगर आपको याद हो विक्रम वॉस सॉरी विक्रम लिखना है आपने, विक्रम वॉस कमीशन्ड इन इंडियन नेवी। आपको यह बताना है कि विक्रम किस चीज से संबंधित है, ये क्या है ये विक्रम। GSL है, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, 1957 में जिसकी स्थापना की गई। देन वी हैव गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड, ये उतने एग्जाम में पूछा नहीं जाता है। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, 1941 में स्वदेशी जलयानों के निर्माण को, उद्योग को बढ़ावा देने के लिए इसका निर्माण किया गया। तो शिपयार्ड यहीं से आपको पता लग रहा है इसका। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, 1964 में इसकी स्थापना की गई है और ये भी एक मिनीरत्न कंपनी है। मिश्र धातु निगम लिमिटेड, 1973 में इसकी स्थापना की गई और तेलंगाना में स्थित है। कहां पर? तेलंगाना। मिश्र धातु निगम लिमिटेड। अब आते हैं प्रतिरक्षा तकनीकी के विभिन्न आयाम। जो प्रतिरक्षा है, अब भारत सरकार लोगों की रक्षा मंत्रालय के रक्षा विभाग, रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग तथा पूर्व सैनिक कल्याण विभाग के माध्यम से करता है। अब भारत के लोगों की रक्षा तो करनी है। अब पर्यावरण संरक्षण से के क्षेत्र में पहला है आपका मिसाइल, दूसरा है अस्त्र शस्त्र, तीसरा है रडार, चौथा है वैमानिकी, फिर है आपका नौवहन तंत्र। तो पहले बात करते हैं फिर मिसाइल प्रौद्योगिकी पर। सबसे पहले मिसाइल प्रौद्योगिकी पर। अब यहां से सारा का सारा आपके लिए इंपॉर्टेंट पोर्शन शुरू हो जाता है। अब मिसाइल की तकनीक मूलतः प्रक्षेप गति पर आधारित है। मिसाइल एक ऐसा शस्त्र है जिससे दूर स्थित दुश्मन के ठिकाने या लक्ष्य को भेदा जा सकता है और मिसाइल का उपयोग पारंपरिक व गैर पारंपरिक दोनों आयुध ले जाने के लिए किया जाता है। अतः मिसाइल स्वचालित, पायलट रहित तथा लक्ष्य निर्देशित हथियार तंत्र है। यानी कि इसमें ये कैसा है, ये इसमें कोई व्यक्ति बैठा नहीं होता है मिसाइल में, मिसाइल को छोड़ दिया जाता है और ये जहां पर अटैक करना हो वहां पर अटैक कर देती है कंप्यूटर के माध्यम से। अब ये है आपका मिसाइल में प्रयुक्त तकनीकें निम्नलिखित हैं। एक होती है आपकी प्रमोदन तंत्र और दूसरा होता है निर्देशन तंत्र। फिर होता है एयरफ्रेम, विंग्स, फिन सहित एरोडायनामिक्स विशेषताएं, अत्यधिक सटीकता के लक्ष्य को भेदने के लिए हथियार के लिए टर्मिनल गाइडेंस होती है। फिर वॉरहेड होता है। अस्त्र यानी कि वेपन, ऐसे उपकरण जिसका गतिशील उपयोग किया जाता है उसे आप अस्त्र कहते हैं। जैसे कि गोली, बम, मिसाइल, ये कैसे हो गए हैं? अस्त्र। हम कहते हैं ना कि अस्त्र शस्त्र के साथ में। तो ऐसे उपकरण जिनका गतिशील उपयोग किया जाता है, जैसे गोली, बम। शस्त्र क्या होता है? जिसके स्थैतिक उपयोग होता है। जैसे आपने तलवार है, जिसे आप फेंक कर नहीं लाया जाता है, जैसे लड़ाकू विमान हो गए, बंदूक हो गई, तोप हो गई, टैंक हो गया। तो ये कैसे हैं? ये स्थैतिक हैं। ये स्थैतिक हैं और ये कैसे हैं? ये गतिशील है। ये गतिशील है और शस्त्र जो होते हैं वो स्थैतिक होते हैं। अब मिसाइल प्रक्षेपास्त्र, यह एक प्रक्षेपित करके उपयोग में लाया जाने वाला एक अस्त्र है जिसका उपयोग दूर स्थित दुश्मनों के ठिकाने या लक्ष्य को भेदने के लिए किया जाता है। अब भारतीय मिसाइल कार्यक्रम की अगर बात की जाए तो वो इसकी शुरुआत होती है 1983 में। 1983 में होती है इसकी शुरुआत और इसकी परिकल्पना पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने की थी। इस कार्यक्रम के तहत 5 मिसाइल प्रणालियों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में डायरेक्टली यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 1983 में मिसाइल बनाने का जो कार्यक्रम है उसकी शुरुआत होती है और इस कार्यक्रम के तहत 5 मिसाइल बनाने का कार्यक्रम भी शुरू किया जाता है, जैसे अग्नि, आकाश, त्रिशूल, पृथ्वी और नाग। इनको विकसित किया गया। इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, IGMPD। IGMPD का उद्देश्य क्या है? विमानों के माध्यम से बमबारी करके युद्ध लड़ने का युग अब समाप्त हो गया है। आधुनिक युद्ध जो है बहुत जटिल है और तकनीक से युक्त हो चुका है। न्यूक्लियर बम फेंक देंगे तो भैया कहानी ही खत्म हो जाएगी। भारत शक्ति के संतुलन को स्थापित करना चाहता है, इसीलिए IGMPD बनाया गया है। अब संतुलन तो चाहिए। अब हो सकता है कि भैया पाकिस्तान के पास बहुत सारी ऐसी मिसाइल्स हो, हमारे पास नहीं होगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए हमें मिसाइल तो डेवलपमेंट करनी पड़ेगी अपने लोगों की रक्षा करने के लिए। अब एक होता है आपका निवारक क्षमता, फिर आपका पावर प्रोजेक्शन हो गया, पावर बैलेंस हो गया। तो इस पर आपने नहीं जाना है कि ये सब चीज़ें क्या होती है। जैसे ये हो गया SP, सुपर पावर, पूरी दुनिया में अपनी नीतियों को लागू करवाने की क्षमता। US से शक्ति प्रक्षेप क्षमता पूरी दुनिया में होती है। भारत अप्रैल 2012 में GP बना, अग्नि 5 से।
तो ये भी आपका ग्रेट पावर क्या होता है, मिडिल पावर क्या होता है, वीक पावर क्या होता है। वीक पावर यानी कि जिसके पास सभी जो असफल राष्ट्र हैं वो कैसे आते हैं, वीक पावर में है, और ये आते हैं सुपर पावर में। भारत अप्रैल 2012 में सुपर पावर बना है, तो ये आपने याद रखना है। जीपी यानी कि ये पूरी दुनिया में, सॉरी जीपी यानी कि ग्रेट पावर, जीपी यानी कि ग्रेट पावर 2012 में बना। अब सुपर पावर कौन सा है, यूएसए, इंडिया नहीं, यूएसए इज सुपर पावर, जिसे चाइना आप कह सकते हैं। तो ग्रेट पावर एक महाद्वीप में अपनी नीतियों को लागू करवाने की क्षमता भारत में है, रूस में है, चीन में है, यूएई में है। तो ये जो है, ये अपनी जो चीज़ें हैं वो बहुत छुपाता है, तो इसको आप सुपर पावर में भी ले सकते हैं। ऐसी ये दिक्कत वाली बात इसमें है नहीं। अब यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। IGMPD हमने देखा, इसकी शुरुआत हुई 1983 में। अब यहाँ पर पटना सीरीज है। कैसे, पटना का मतलब क्या हुआ, ये हुआ पृथ्वी सतह से सतह में मार करने वाली, एक होती है हवा से हवा में मार करने वाली, एक होते हैं फिर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। तो अगर सतह से सतह में, यानी कि सतह है तो सतह से सतह में अगर ऐसी मिसाइल के बारे में है तो वो कौन सी है, अग्नि, और दूसरी है पृथ्वी। तो पृथ्वी और अग्नि 1988 1989, तो एक साल का ही अंतर है। और सतह से हवा में, ये सतह हो गया, सतह से हवा में ऐसे करके ऊपर को, तो उसमें आ गया त्रिशूल और आकाश। त्रिशूल और आकाश, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों में आती है त्रिशूल और आकाश। और एंटी टैंक में आती है नाग हेलेना, और 2012 में इसको कार्य चला इसका। अगर हम पृथ्वी की बात करते हैं तो पृथ्वी में आती है आपकी पृथ्वी 1 आई, पृथ्वी 2 आई, पृथ्वी 3, फिर आपका चौथा है अश्विन, फिर आपका पांचवा है प्रद्युम्न। अगर पृथ्वी मिसाइल की बात करें, अग्नि में बात की जाए तो अग्नि 1 है, अग्नि 2 है, अग्नि 3 है, अग्नि 4 है, अग्नि 5 हो गई, अग्नि 6 हो गई, फिर आपका अग्नि 3SL 2016 और K4 हो गया है। अब यहां से भी कई बार पूछा जा सकता है कि भैया अग्नि 1 हो गया 1994, सॉरी पृथ्वी 1, पृथ्वी 2 या पृथ्वी 3, इनकी रेंजेस पूछी जाती हैं, तो मे भी आप बाद में देखेंगे ज़रा। भारतीय रक्षा विश्वविद्यालय गुड़गांव के बिनौला में 13 मई 2013 को नींव रखी गई थी युद्धशास्त्र। तो युद्धशास्त्र एक कन्वेंशनल तरीका हो गया, एक आपका नॉन कन्वेंशनल तरीका हो गया। कन्वेंशनल तरीके में कैसा होता है कि भैया बॉम्ब और बुलेट, बॉम्ब बुलेट हो गया, रासायनिक ऊर्जा आधारित हो गए, TNT, TNG, RDX हो गया, RDX आपने सुना होगा। तो ये हो गए आपके कन्वेंशनल तरीके जिससे युद्ध आपका लड़ा जाता है, जैसे बॉम्ब कहीं पर फेंक दिया, गोली चला दी। लेकिन नॉन कन्वेंशनल तरीके कौन से होते हैं, इसमें आपके अब आ जाते हैं नाभिकीय ऊर्जा आधारित, जैसे कि हाइड्रोजन बॉम्ब फेंक दिया, अणु बॉम्ब फेंक दिया। अब इससे क्या होता है कि एक समय में ही बहुत सारे लोगों को जान माल की हानि होती है इससे। अब जैविक ऊर्जा आधारित है, टॉक्सिन हो गया और पैथोजेनिक हो गया। रासायनिक ऊर्जा आधारित हो गए, ब्लिस्टर एजेंट हो गया, नर्व एजेंट हो गया और पल्मोनरी एजेंट हो गया। यानी कि डायरेक्टली अब ये जो है बॉम्ब मार के हो सकता है, ये तो अभी चला है कन्वेंशनल तरीके, यानी कि जो जैसे युद्ध चलते हैं। लेकिन अब नए तरीके आ रहे हैं, नए तरीके आ रहे हैं युद्ध को लड़ने के लिए, तो वो है आपका ये नॉन कन्वेंशनल। उसे क्या कहेंगे आप, ये नॉन कन्वेंशनल। जैसे कि है रासायनिक हथियार, जो ये कुछ रासायनिक एजेंट है जो मानव पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं। इनका उपयोग सर्वप्रथम जर्मनी के प्रथम विश्व युद्ध में किया गया था। इस समय जर्मनी में क्लोरीन का गैस का उपयोग किया गया था। जहां इनका निर्माण विकसित देशों में किया था, वहीं वर्तमान में तकनीकी की सहज सुलभता के कारण इसका प्रसार अब तेजी से हो रहा है। ठीक है, अब आगे चलते हैं जरा। ब्लिस्टर एजेंट क्या होता है, वे रासायनिक एजेंट जिसमें शरीर पर फोले पड़ जाते हैं। कौन सा होता है, जो रासायनिक हथियार है, ये पता होना चाहिए आपको। अब रासायनिक हथियार जैसे उसमें आपका ब्लिस्टर एजेंट क्या होता है, जिसपे शरीर पे फोले पड़ जाते हैं, जैसे कि सल्फर मस्टर्ड गैस और जैसे नाइट्रोजन मस्टर्ड गैस। तो इसको फेंकेंगे आप तो उससे शरीर पर फोले पड़ जाएंगे। मस्टर्ड गैस की अगर बात की जाए तो 1916 में जर्मन वैज्ञानिक विल्हेम लोमेक व उसके साथी ने इसको बनाया था। ये जो मस्टर्ड गैस है, यह गैस कपड़ों में छेद, त्वचा में समा जाती है। त्वचा जो कपड़े कुपड़े जो हैं जल के खत्म हो जाएंगे और उससे वो अंदर को छेद में रिस जाएगी त्वचा में, और 24 घंटे के बाद वो अपना असर दिखाती है। शुरुआत में त्वचा पर फोले पड़ते हैं, बाद में त्वचा छिलके की तरह उतरना शुरू हो जाती है और गैस नाक के द्वारा शरीर में पहुंचकर फेफड़ों को नष्ट कर देती है। और इसका उपयोग सर्वप्रथम विश्व युद्ध में किया गया था। तो आप सोच सकते हैं कि विश्व युद्ध में किस हद तक रासायनिक
ये हथियारों का भी यूज़ किया गया था। फिर आपका नर्व एजेंट। नर्व एजेंट क्या होता है? ये मानव जो नर्व सिस्टम है, जो मानव तंत्रिका तंत्र है उसको प्रभावित करता है, जैसे ताबून, जैसे सेरीन, जैसे सोमन आदि। ताबून 1936 में जर्मन वैज्ञानिक ग्रेहार्ड श्रेडर ने इसे खोजा था। यह बादाम की जैसी खुशबू वाला घातक एजेंट है जो मांसपेशियों में ऐंठन कर मानव को मार देता है। और सेरीन, सेरीन भी इसी तरह के एक कीटनाशी के रूप में बनाया गया था। यह आंखों व त्वचा के रास्ते से शरीर में प्रवेश कर तंत्रिका तंत्र को नष्ट कर देता है। हाल ही में सीरियाई गृह युद्ध में इसका उपयोग किया गया था। तो सीरीन, ताबून ये कैसे हैं? ये नर्व एजेंट है। और ये ऊपर वाले क्या थे? ये था ब्लिस्टर एजेंट, जिसमें फोले पड़ जाते हैं शरीर में, जैसे कि सल्फर मस्टर्ड गैस और नाइट्रोजन मस्टर्ड गैस। नर्व एजेंट आपको पता लग गया, ताबून, सेरीन। पल्मोनरी एजेंट क्या होता है? जो श्वसन तंत्र को नष्ट कर देता है, जिससे शरीर में जो श्वसन तंत्र है वो सही से काम नहीं करता है और जिससे मनुष्य की मौत हो जाती है, जैसे क्लोरीन, फाजीन, डाइफाजीन। इन हथियारों का उपयोग प्रथम व द्वितीय विश्व युद्ध में किया गया। इराक ईरान युद्ध में बड़े पैमाने पर हुआ था। रोकने के उपाय क्या है इसमें? 1968 में 18 देशों ने एक सम्मेलन आयोजित कर रासायनिक हथियारों के उत्पादन को प्रतिबंधित करना चाहा और 1992 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इन हथियारों को प्रतिबंध करने का निर्णय लिया। अंततः आपको याद रखना है कि 13 जनवरी 1993 को पेरिस में रासायनिक हथियारों के प्रतिबंध पर समझौता हुआ और भारत ने 14 जनवरी 1993 को इस पर हस्ताक्षर किए। वर्तमान में भारत अपने सभी रासायनिक हथियारों को नष्ट कर चुका है, विच इज इंपॉर्टेंट। ये क्या है? इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अब क्योंकि इतने खतरनाक है ये, पल्मोनरी हो गया, नर्व एजेंट हो गया, ब्लिस्टर एजेंट हो गए, जो मानव के शरीर को तड़पा तड़पा कर मारेंगे, लोगों को तड़पा कर मारेंगे। जैसे कि श्वसन हो गया, यहाँ पर नर्व सिस्टम को अफेक्ट कर रहा है, बॉडी को अफेक्ट कर रहा है। तो 13 जनवरी 1993 को पेरिस में रासायनिक हथियारों के प्रतिबंध पर समझौता किया गया और भारत ने 14 जनवरी 1993 को इस पर हस्ताक्षर किए। अब आते हैं बायोलॉजिकल वेपन्स पर। बायोलॉजिकल वेपन्स क्या होते हैं? ये कुछ जीवाणु या उनके द्वारा बनाए गए जहरीले पदार्थ हैं जो मानव हेतु हानिकारक होते हैं। ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं जो मानव के लिए हानिकारक होते हैं। बायोलॉजिकल, जीवाणु या उनके द्वारा बनाए गए हैं। अब पहला इसमें क्या है? पहला है इसमें टॉक्सिन। इनका इलाज संभव है क्योंकि इनमें ज्ञात जीवाणु का उपयोग किया जाता है, जिनका पता होता है कि इन जीवाणुओं का इलाज क्या हो सकता है। तो परंतु जब ये बड़े क्षेत्र पर फैल जाते हैं तो इनसे निपटना काफ़ी कठिन होता है, जैसे फ्लू, जापानी फ्लू, स्वाइन फ्लू। ये कैसे हो गए हैं? तो ये है टॉक्सिन, जो बायोलॉजिकल वेपन्स हैं। जैसे अभी रिसेंटली क्या आया था? रिसेंटली ये चला हुआ था कि ये जो कोरोना वायरस है वो भी एक वेपन है जो चाइना के द्वारा यूज़ किया गया है कि पॉपुलेशन कम हो जाए, ऐसा करके भी चला हुआ था ना, कहीं व्हाट्सएप पे देखा होगा आपने। तो वो भी कैसा था? एक बायोलॉजिकल वेपन्स, आप उसको समझ सकते हैं अगर किसी को यूज़ करना होगा तो। पैथोजन क्या होता है? पैथोजन ऐसे कुछ अज्ञात जीवाणु हैं जिनका इलाज संभव नहीं है, ये बड़े घातक होते हैं, जैसे सॉस वायरस। अब टॉक्सिन क्या है? जिनका पता लगाया जा सकता है। टॉक्सिन यानी कि जिनका पता लगाया जा सकता है, उनका इलाज हो सकता है। बड़े क्षेत्र पर फैल गए, उनका इलाज फिर संभव नहीं हो सकता है, थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन पैथोजन कैसे होते हैं? वो अज्ञात जीवाणु हैं और इनका इलाज संभव नहीं है और ये घातक होते हैं, जैसे कि सॉस वायरस। वी हैव कंट्रोल सिस्टम। मिसाइल के कुशल उपयोग के लिए नियंत्रण प्रणाली का उपयोग किया जाता है जो मिसाइल को निश्चित लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद करते हैं। तो इसमें आपने जाने की जरूरत है नहीं। सैटेलाइट गाइडेड है, लेजर गाइडेड है, रडार गाइडेड है, ये इंफ्रारेड गाइडेड है। तो इसमें थोड़ा बहुत अगर आप याद रख सकते हैं तो ठीक है, ज़्यादा आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि सैटेलाइट गाइडेड है। सैटेलाइट गाइडेड जैसे कि अग्नि हो गया, अग्नि श्रृंखला हो गई, सूर्य मिसाइल हो गया। लेजर गाइडेड, तो ये लेजर से निश्चित होती हैं, जो आसानी से संकेतों को पढ़ सकती हैं। इसमें क्या होता है? यह मिसाइल अर्जुन टैंक में लगी हुई है, जैसे लाहट, लेजर एंटी होमिंग एंटी टैंक, 6 किलोमीटर तक इसकी मारक क्षमता है। रडार गाइडेड यानी कि रडार के द्वारा गाइड किया जा रहा है इसको, जैसे कि त्रिशूल, फ्लाई कैच रडार, आकाश राजेंद्र रडार, मैत्री, अस्त्र प्रहार, पिनाका, अघोध, कॉर्नेट ई, मिलान और मीका, वो किस में आते हैं? रडार गाइडेड में। इंफ्रारेड गाइडेड यानी कि ऐसी मिसाइल जो अवरक्त किरणों, इंफ्रारेड किरणों द्वारा निर्देशित होती हैं। दागो और भूल जाओ, फायर एंड फॉरगेट टेक्नोलॉजी वाली है। इंफ्रारेड इमेजिंग सिस्टम, जैसे कि नाग हो गई, हेलेना, रुद्र हेलीकॉप्टर पर लगी हुई है। तो ये कैसी है? इंफ्रारेड गाइडेड सिस्टम्स हैं, अवरक्त किरणों द्वारा निर्देशित की जाती हैं। फायर एंड फॉरगेट सिस्टम, तो याद रखना है कि कौन कौन आता है इसमें, नाग और हेलेना। देन वी हैव प्रणोदक प्रणाली, प्रोपेलेंट सिस्टम, ईंधन
प्रणाली कैसी होती है। अब देखिए ईंधन जो होता है वो दो तरीके का होता है, ये तो आपका ठोस ईंधन होता है या तो आपका लिक्विड ईंधन होता है। ठोस ईंधन का मतलब क्या हुआ, ठोस ईंधन उथल बल यानी कि थर्स्ट उत्पन्न करते हैं और सभी मिसाइल रॉकेट के पहले चरण में उपयोग में आते हैं। जैसे ही आपने देखा होगा रॉकेट ऊपर की तरफ मूव करना शुरू हुआ तो सबसे पहले जो उसको पुश मिला ऊपर की तरफ को सबसे पहले, तो वो कौन सा ईंधन जला उस टाइम, ईंधन तो जलेगा ना, तो ईंधन जल रहा है उस तब ठोस ईंधन। भारत में इसके लिए HTP भी हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड बाई बुटाडाइन सतह से अलग करने की क्षमता देता है। सभी छोटी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें में सिर्फ इसी ईंधन का उपयोग होता है, ठोस ईंधन का ही उपयोग होता है। द्रव ईंधन का क्या होता है, द्रव ईंधन यानी कि ये गति देता है, ये क्या होता है, द्रव ईंधन गति देता है, गति प्रदान करता है। सभी दूर मार करने वाली मिसाइलों में रॉकेट में जरूर होता है, जैसे कि अग्नि श्रृंखला में, सिर्फ अग्नि श्रृंखला में ही उपयोग है क्योंकि वो दूर तक इंटरकॉन्टिनेंटल भी आ जाता है उसमें फिर, तो वो दूर तक मारने की क्षमता रखती है जो मिसाइल है। जो नज़दीक में उसकी क्षमता होगी कि भैया यहाँ से सिर्फ इतने किलोमीटर तक नज़दीक के लिए, तो उसे आप कहेंगे उसमें सॉलिड फ्यूल यूज होता है। द्रव ईंधन किसमें यूज होता है, जिसमें जो मिसाइल दूर तक मारने में क्षमता रखती है। मिसाइलों के अगर प्रकार पर देखें, टाइप्स ऑफ मिसाइल अगर हम देखते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ टारगेट और ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ द पाथ। ऑन द बेसिस ऑफ पाथ देखें तो इसमें आता है बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल। एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रक्शन आते हैं फिर, एक आता है डिफेंसिव और एक आता है ऑफेंसिव यानी कि आक्रामक रक्षात्मक। ऑन द बेसिस ऑफ टारगेट, सतह से सतह, सरफेस टू सरफेस, नाम याद रखना है, ये यहां से क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ जाते हैं। तो सतह से सतह क्या हो गया, पृथ्वी, अग्नि, छोड़ने वो लक्ष्य, स्थान सतह। सतह से हवा यानी कि सरफेस टू एयर, त्रिशूल, आकाश, मैत्री, बराक, ईट। हवा से हवा अगर देखा जाए, एयर टू एयर, वी हैव पृथ्वी। देन वी हैव ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन, टैक्टिकल एंड स्ट्रेटेजिकल। टेक्निकल देखा जाए तो उसमें आपका पृथ्वी आ जाता है, आकाश, नाग आ जाता है, अग्नि श्रेणी इसमें आ जाती है और सूर्य। तो ये तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन। ऑन द बेसिस ऑफ पाथ आप याद रख सकते हैं, एक आपका क्रूज मिसाइल हो गई, एक आपका बैलिस्टिक मिसाइल होगी, देखेंगे इस पर भी। और ऑन द बेसिस ऑफ टारगेट ये भी याद रख सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रक्शन इसमें ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। तो पहले इस पर देखते हैं जरा ऑन द बेसिस ऑफ टारगेट्स। ऑन द बेसिस ऑफ टारगेट यानी कि सतह से सतह पर मार करने वाली, सरफेस टू सरफेस, ऐसी मिसाइल जिसका लक्ष्य और छोड़ने का स्थान दोनों सतह पर होता है। जैसे यहां से छोड़ी, अब यहां पर फेंकना है इसको, ये टारगेट है इसका। तो ये कैसी हो गई, सतह से सतह के लिए। भारत की पहली सतह से सतह करने वाली मिसाइल जो है वो पृथ्वी है, 1988 में। उदाहरण पृथ्वी और अग्नि श्रृंखला। सतह से हवा में, अब सतह हो गया यहां पर, इससे हवा में यानी कि नीचे नहीं आ रही है, ये टारगेट इसका ये है। अब टारगेट क्या है, हवा में है, ये जमीन पर टारगेट था इसका। सरफेस टू एयर, ऐसी मिसाइल जिसको छोड़े जाने का स्थान तो सतह है किंतु लक्ष्य हवा में है। त्रिशूल ऐसी मिसाइल है, त्रिशूल कैसी है, सरफेस टू एयर मिसाइल है, सरफेस टू एयर मिसाइल है। उदाहरण त्रिशूल और आकाश मिसाइल हो गए इसमें। देन वी हैव हवा से हवा में मार करने वाली, हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल, एयर टू एयर। इसमें आपका आ जाता है अस्त्र मिसाइल, इसे दिल्ली और मुंबई की सुरक्षा के लिए लगाया गया है। ऐसी मिसाइल जिसका लक्ष्य या छोड़े जाने का स्थान दोनों हवा में ही होता है। तो ये कैसी होती है, एयर टू एयर, हवा में ही है, हवा में ही मार करेगी। तो वी हैव 3 टाइप्स। पहला हमने देखा सरफेस टू सरफेस, सरफेस टू एयर, एयर टू एयर, तो 3 तरीके हो गए। और कौन कौन सी मिसाइल है, पहले पृथ्वी और अग्नि, दूसरा है त्रिशूल और आकाश, और तीसरे एयर टू एयर में आ गया आपका अस्त्र मिसाइल। ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन में देखा जाए तो टैक्टिकल है, ऐसी मिसाइल जिनका निर्माण सिर्फ युद्ध में प्रयोग करने के लिए किया गया है, रणनीतिक मिसाइल कहलाती है, जैसे पृथ्वी, आकाश और नाग मिसाइल होगी। स्ट्रेटेजिकल हो गया, ऐसी मिसाइल जिनका निर्माण सिर्फ क्षमता प्रदर्शन के लिए किया गया है कि भैया हमारे पास भी क्षमता है और युद्ध के लिए इन मिसाइलों का प्रयोग नहीं किया जाता, जैसे कि अग्नि श्रृंखला हो गई। देन वी हैव ऑन द बेसिस ऑफ पाथ। अब बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है, एक बैलिस्टिक मिसाइल हो गया और दूसरा क्या था, क्रूज मिसाइल। अब बैलिस्टिक मिसाइल अगर देखा जाए तो ऐसी मिसाइल है जिनका पथ पूर्व निश्चित या पर वलयाकार होता है, वे बैलिस्टिक मिसाइलें कहलाती हैं। इस प्रकार की मिसाइलें अधिक दूरी तक जाने की क्षमता रखती हैं। उदाहरण के लिए स्वप्न हो गया, निर्भय हो गया और शौर्य। ऐसी मिसाइलें जिनका पथ पूर्व निश्चित है, पहले से ही निश्चित हैं, उन्हें कहलाती हैं बैलिस्टिक मिसाइल।
ये मिसाइलें रडार के संपर्क में ना आए इसके लिए री एंट्री तकनीक यानी कि री एंट्री टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है। एग्जाम में ये भी पूछा जाता है। यानी कि अगर इनको रडार के द्वारा देखना है कि भैया कोई मिसाइल कोई अटैक तो नहीं कर रहा है, तो पता नहीं लग पाएगा, क्योंकि इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है, री एंट्री तकनीक का यूज़ किया गया है। इस तकनीक के अंतर्गत मिसाइल को रडार के कवरेज से बचाने के लिए मिसाइल को वायुमंडल के ऊपर भेजा जाता है और लक्ष्य के निकट ले जाकर वायुमंडल में लक्ष्य के एकदम पास उतारा जाता है। इस कारण ये रडार को कवरेज में नहीं आती है। बैलिस्टिक मिसाइल के चरण व प्रकार ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रक्शंस, एक डिफेंसिव हो गई और दूसरा ऑफेंसिव हो गई। डिफेंस यानी कि अपने डिफेंस करने के लिए इनकी मारक क्षमता 300 किलोमीटर से कम होती है और इनकी 300 किलोमीटर से ज़्यादा होती है। जो आक्रामक है, आक्रमण करना है ना, तो किसी पर आक्रमण करना होगा तो उसके लिए आपके पास जो उसकी मारक क्षमता है वो भी ज़्यादा होनी चाहिए। और डिफेंसिव में क्या है, उसकी मारक क्षमता कम है। अब क्रूज मिसाइल क्या होता है, हमने देखा अभी तक ये पहले बैलिस्टिक मिसाइल ऐसी मिसाइल है जिनका पथ पूर्व निश्चित है, वे बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। और इन प्रकार की मिसाइलें अधिक दूरी तक जाने में क्षमता रखती हैं, जैसे स्वप्न, निर्भया और शौर्य। और इसमें ये रडार के संपर्क में आए तो री एंट्री टेक्नोलॉजी का यूज होता है। अब क्रूज मिसाइल क्या होता है, क्रूज मिसाइलें बैलिस्टिक मिसाइलों के आकार से छोटी होती हैं, इनसे छोटी होती है थोड़ी, और इनका पथ दीर्घ वृत्ताकार होता है। ये मिसाइलें रडार की पकड़ में नहीं आती हैं, लेकिन यह लंबी दूरी तक मार करने में सक्षम नहीं होती हैं। इससे उलट हमने अभी ऊपर देखा बैलिस्टिक मिसाइल में वो दूर तक मार करने की क्षमता रखती हैं और ये दीर्घ वृत्ताकार में होती हैं और रडार की पकड़ में नहीं आती हैं। जैसे कि सब एक यहां पर क्रूज मिसाइल हैं, टाइप्स ऑफ क्रूज मिसाइल। एक आता है इसमें सबसोनिक, एक आता है सोनिक, फिर आता है सुपरसोनिक एंड देन वी हैव हाइपरसोनिक। तो इस तरीके से 4 तरीके होंगे हमारे पास क्रूज मिसाइल के। इन आकार में छोटी होती हैं, दूर तक मार करने की इनकी क्षमता होती नहीं है, लेकिन स्पीड तो ज्यादा होती ही है। अब ऐसी मिसाइलें सबसोनिक क्या होती हैं, सबसोनिक एग्जाम में पूछा जाता है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, मार करके रखना है, चाहे नोट करके जहां पर भी आप लिख रहे हैं मार करके रखो। सबसोनिक ऐसी मिसाइलें हैं जिनकी गति 1 मैक से कम होती है। 1 मैक इज इक्वल टू 332 मीटर पर सेकेंड, 332 मीटर पर सेकेंड। उदाहरण है इसमें निर्भया 2016, जिसकी मारक क्षमता है 600 से 1000 किलोमीटर तक। ऐसी मिसाइल है जिनकी जो गति है, जिनकी जो स्पीड है वो 1 मैक से कम है, उसे हम सबसोनिक कहते हैं। सोनिक यानी कि 1 मैक के बराबर होती है। ये हमने कर दिया लेस देन 1 मैक, ठीक है, ये कर दिया हमने इज इक्वल टू 1 मैक। उसके बाद सुपरसोनिक 1 से लेकर 5 तक, 1 से लेकर 5 मैक तक, ये कैसी हो गई है, ये हो गई सुपरसोनिक। अब ग्रेटर देन 5 मैक, उसे आप कहेंगे, ऐसे करके आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, उसे कहेंगे आप हाइपरसोनिक। और यहीं पर आपने इसके एग्जांपल भी लिख देने हैं, जैसे यहां पर निर्भया लिखा और यहां पर नहीं, यहां पर ब्रह्मोस और सूर्य हो गए और यहां पर ब्रह्मोस मैक 2 और स्वप्न, मैक 2 स्वप्न हो गया। तो ये आप याद रख सकते हैं कि सोनिक क्या होता है, सुपरसोनिक क्या होता है, हाइपरसोनिक किसे कहा जाता है। तो 332 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अगर उसकी स्पीड है तो इसका मतलब वो सबसोनिक है, इसका मतलब वो सबसोनिक है। बैलिस्टिक मिसाइल के चरण, स्टेप्स ऑफ दी बैलिस्टिक मिसाइल्स। पहला आता है बूस्ट फेज, फिर आता है आपका फ्री फ्लाइट फेज, फिर आता है आपका री एंट्री टर्मिनल फेज, 3 से 4 मिनट के बीच में, लेकिन ये आपको जानने की जरूरत है नहीं। हाँ, ये याद रख सकते हैं बैलिस्टिक मिसाइल के प्रकार क्या क्या हैं। तो कम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल, शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल SRBM, ऐसी मिसाइल जिनकी मारक क्षमता 1000 किलोमीटर से कम होती है और कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल कहलाती है। इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल। अब कितनी, जिस उसकी मारक क्षमता 1000 से कम होगी, 1000 किलोमीटर से कम है तो उसका मतलब वो शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। 40 किलोमीटर से कम दूरी की मिसाइल बैलिस्टिक नहीं होती है क्योंकि ये पैराबोलिक पथ नहीं बनाती हैं, जैसे पिनाका। ये भी इंपॉर्टेंट हो गया आपको। अब जिसकी मारक क्षमता 40 किलोमीटर से ही कम है तो वो क्या हो गई, एक पैराबोला बना ही नहीं पाएंगी। पैराबोला ऐसा होता है ना, तो पैराबोला वो बना ही नहीं पाएंगी, इसीलिए उन्हें आप बैलिस्टिक मिसाइल में नहीं गिनते हैं। तो ये कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल जिसकी 40 से भी कम होती है। शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का मतलब 1000 किलोमीटर से कम, लेकिन अगर 40 से भी कम है उसकी मारक क्षमता तो वो क्या है, वो बैलिस्टिक मिसाइल में नहीं आएगी, इसमें नहीं आएगी, शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल में नहीं आएगी। और इसमें उदाहरण है आपका पिनाका, जिसकी मारक क्षमता 0 से लेकर 39 किलोमीटर है। मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल
ऐसी मिसाइलें जिनकी जो मारक क्षमता है वो 1000 से 2500 किलोमीटर तक होती है, जैसा उदाहरण है आपका अग्नि 2। इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल IBRM, ये सारे आते हैं। बस आपको पता होना चाहिए भैया इनकी जो मारक क्षमता है वो कितनी है। पहला 1000 हो गया, दूसरा 1000 से 2500 हो गया, और तीसरा आपका 2500 से 5000 किलोमीटर तक हो गया। इसमें क्या क्या आती हैं देखो, अग्नि 2 प्राइम, अग्नि 3, अग्नि 4, ये सारी आती हैं इसमें इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स में। फिर आता है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स ICBM। ऐसी मिसाइलें जिनकी मारक क्षमता 5000 किलोमीटर से अधिक हो ICBM कहलाती हैं। उदाहरण है अग्नि 5। तो अभी हमने क्या देखा यहां पर, बैलिस्टिक मिसाइलों के प्रकार। शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल आती है, शॉर्ट रेंज में क्या आता है 1000 किलोमीटर। अगर 1000 से कम है तो उसे आप कहेंगे शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, लेकिन अगर 40 से भी कम है तो उसे आप शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल नहीं कहेंगे। उदाहरण है पिनाका। मध्यम दूरी यानी कि मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल 1000 से 2500, और इंटरमीडिएट रेंज 2500 से 5000, और फिर इंटरकॉन्टिनेंट में क्या आ जाएगा 5000 से अधिक अगर इसकी मारक क्षमता है। हम इसकी बात कर रहे थे पटना सीरीज की। पहले शुरुआत की थी हमने पृथ्वी सीरीज। अब पृथ्वी श्रृंखला 1988 से शुरू हुई। IGMPD के अंतर्गत आने वाली सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल श्रृंखला, जिसमें रक्षात्मक व आक्रामक दोनों हैं। पटना सीरीज की बात कर रहे हैं, पृथ्वी सीरीज की पहले, जिसकी शुरुआत हुई है 1988 में। कब शुरुआत हुई है पृथ्वी सीरीज की? 1988 में। पहली हो गई आपकी पृथ्वी 1। आर्मी वर्जन है, थल सेना प्रकरण है, मारक क्षमता 150 किलोमीटर है, युद्धास्त्र 1 टन है। परीक्षण 1988 में किया गया। ये आपको याद रखना है, इसका परीक्षण कब किया गया? पृथ्वी 1 का 1988 में। पृथ्वी 2 का परीक्षण 1996 में हुआ, और यह सतह से हवा में मार करने वाली बैलिस्टिक कैसी है? एक बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता कितनी है? अब इसकी मारक क्षमता है 250 किलोमीटर। अब 250 किलोमीटर क्या है? 1000 से कम है। इसका मतलब ये एक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। पृथ्वी 3 की बात करें तो ये नेवी वर्जन है, नौसैनिक संस्करण है। ये एयरफोर्स के लिए था और ये आर्मी के लिए। देखो, ये आर्मी वाला वर्जन हो गया, ये एयरफोर्स का वर्जन हो गया, और ये नेवी वर्जन हो गया। तो 3 डिफरेंट इसके लिए। इसकी मारक क्षमता 500 किलोमीटर है। इसका मतलब ये भी मीडियम रेंज में है। इसे धनुष के नाम से जाना जाता है। इसलिए पृथ्वी 3 को धनुष के नाम से जाना जाता है। यह सबमेरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है। अरिहंत पनडुब्बी, धनुष के स्थान पर DRDO ने के प्रोजेक्ट शुरू किया। के प्रोजेक्ट ऐसी मिसाइलें हैं जो पानी के नीचे छोड़ी जाती हैं, और उसे बनाने का कार्यक्रम के प्रोजेक्ट कहलाता है। इंपॉर्टेंट। तो धनुष के स्थान पर DRDO ने के प्रोजेक्ट शुरू किया। अब के प्रोजेक्ट क्या होता है? जो पानी के नीचे छोड़ी जाने वाली मिसाइलें हैं उनके कार्यक्रम को क्या कहा जाता है? के प्रोजेक्ट कहा जाता है। सागरिका K-15 मारक क्षमता इतनी है इसकी, ये भी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। अरिहंत पनडुब्बी भारत की पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी है, ये आपको याद रखने की जरूरत है। अरिहंत पनडुब्बी भारत की पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी है। उसके बाद अग्नि 3SL, अग्नि 3 का नौसैनिक संस्करण है, और K4 इसे कहते हैं। भारत में सबसे अधिक क्षमता वाली नौसैनिक मिसाइल है। अश्विनी 2006, यह मिसाइल आंतरिक वायुमंडल में 30 से 50 किलोमीटर की दूरी में नष्ट करने की क्षमता रखती है। यह इंटरसेप्टर मिसाइल है। कैसी है? इंटरसेप्टर मिसाइल। ऐसी मिसाइल दूसरे देशों की मिसाइलों को नष्ट करने के लिए बनाई गई है। इंटरसेप्टर मिसाइल क्या होता है? जो दुश्मन देश की मिसाइल को नष्ट करने की क्षमता रखती है उसे आप कहते हैं इंटरसेप्टर मिसाइल। एग्जाम के लिए जरूरी, इंटरसेप्टर मिसाइल क्या होता है? इसमें आता है प्रद्युम्न। अगर दूसरे देश की मिसाइलों को नष्ट करना है तो उसके लिए हमारे पास भी मिसाइल होनी चाहिए ना, उसमें आता है प्रद्युम्न। यह मिसाइल बाह्य वायुमंडल में 50 से 85 किलोमीटर दूर ही मारने की क्षमता रखती है, तो उसके अंदर एंटर नहीं हो पाएगी, उससे पहले ही इसको नष्ट कर देगी, प्रद्युम्न मिसाइल। देन वी हैव मिसाइल रक्षा प्रणाली। मिसाइल रक्षा प्रणाली, मिसाइल रक्षा प्रणाली इंटरसेप्टर मिसाइलों से MDS बनाई जाती है। भारत में 1999 में MDS बनाने का निर्णय लिया गया। इसी के अंतर्गत 2007 तक अश्विन में व 2006 में प्रद्युम्न मिसाइल बनाई गई है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। भारत के MDS में मिड फेज में दुश्मन मिसाइलों को पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। उपग्रह के माध्यम से अंतिम चरण या टर्मिनल फेज में मारने का लक्ष्य रखा गया। ये है आपका MDS फेज, तो इसमें आपको जाने की जरूरत नहीं है। वैसे BMDS
प्रद्युम्न ये हो गया, फेज 2 हो गया इसका, डबल लेयर एयर डिफेंस सिस्टम। अग्नि श्रृंखला आपके लिए जरूरी है। तो युद्ध में प्रयोग नहीं लाने के लिए इसे बनाया गया है, इसे इसलिए बनाया गया ताकि युद्ध ना हो। कुछ चीजें ऐसी भी आपके पास होनी चाहिए ना कि भैया हमारे पास ये चीजें हैं, तो हमारे पास युद्ध करोगे, सामने वाला देखेगा कि भैया इसके पास इतनी बड़ी आर्मी है, हम लड़ेंगे कैसे, तो युद्ध पहले ही खत्म हो जाएगा। या सोचेगा इसके पास इतने बड़े बड़े हथियार हैं, हम लड़ेंगे कैसे। तो इसलिए बनाया गया इनको। जैसे अग्नि 1 है 1989, कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है, जो अग्नि श्रृंखला की पहली मिसाइल नहीं मानी जाती है, क्योंकि इसका परीक्षण मिसाइल घोषित करके नहीं किया गया था। अग्नि 1 के 2 चरणों में ठोस व द्रव ईंधनों का प्रयोग किया जाता है। पहले चरण में ठोस और दूसरे में द्रव। अब जब इसका परीक्षण किया गया तो मिसाइल करके इसका परीक्षण नहीं किया गया था, इसलिए इसको पहली नहीं मानते हैं कि भैया जो अग्नि 1 है वो पहली मिसाइल है। अग्नि 1 तो उसे पहली नहीं मानते हैं, पहली दूसरी को मानते हैं। अग्नि 2 को मानते हैं, यह अग्नि श्रृंखला की पहली मिसाइल, क्योंकि मिसाइल घोषित करके इसका परीक्षण किया गया था। तो पहली वाले का मिसाइल घोषित करके परीक्षण नहीं किया गया था, इसीलिए इसको पहली या अग्नि 1 ऐसे नहीं कहते हैं कि ये पहली मिसाइल है। तो ये हो गया, इसके रेंज आप याद रख सकते हैं। अग्नि 2 1999 याद रखना है। अग्नि 3 2006 में अविनाश चंद्र ने बनाई थी, और इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, आपको पता है कि इसकी रेंज कितनी होनी चाहिए। एंड अग्नि 4 वी हैव परीक्षण 2011 में किया गया। देन अग्नि 5 2012 में इसका परीक्षण किया गया, और 2012 में ही आप देखते हैं भारत अब पहली अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल सिर्फ 6 देशों के पास है, जैसे यूएसए होगा, इसराइल, फ्रांस, चीन, रूस, भारत मिसाइल। और इसी के साथ भारत फिर एंट्री करता है ग्रेट पावर में, जीपी में 2012 में, और सुपर पावर में आपका आता है फिर यूएसए। इससे किसी भी देश की शक्ति का संतुलन रखने की क्षमता प्राप्त होती है। अग्नि 6 और सूर्य मिसाइल 8000 से 12000 किलोमीटर की इसकी रेंज होगी। अगर त्रिशूल की बात करें तो त्रिशूल भारत की पहली सतह से हवा में मार करने वाली सरफेस टू एयर मिसाइल है। मारक क्षमता कितनी है, 9 किलोमीटर तक। पेलोड आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, परीक्षण आपको याद रख सकते हैं। इसमें फ्लाई कैचर रडार लगाया गया है, दुश्मन के लड़ाकू विमानों को मार गिराने में काम आता है। यह भारत की वायु रक्षा प्रणाली के लिए बनाई गई है। किसके लिए बनाई गई है, वायु रक्षा प्रणाली के लिए बनाई गई है। देन वी हैव आकाश, ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। यह भारत की दूसरी सतह से हवा, पहली आपने यहां पर देखी, ठीक है, पहली हमने देखा त्रिशूल, जो भारत में पहली हवा से सतह से हवा मार करने वाली मिसाइल है। दूसरी है आकाश। फिर अब आकाश भी कैसी है, दूसरी हवा सतह से हवा को मार करने वाली मिसाइल है, जिसमें रैमजेट टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है। अब रैमजेट टेक्नोलॉजी क्या होती है, रैमजेट इंजन की वह तकनीक जिसमें ईंधन को जलाने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है, इंजन वायुमंडल से ही ऑक्सीजन प्राप्त कर लेता है, उसे कहते हैं आप रैमजेट टेक्नोलॉजी। क्योंकि क्या होता है कि आपको जब ईंधन जलाना हो तो उसके लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, इसलिए ऑक्सीजन अलग से फिर डालनी पड़ती है उसमें। अब ये क्या करता है, इसमें रैमजेट टेक्नोलॉजी लगाई है, तो वो ऑक्सीजन कहां से ले लेगा, वायुमंडल से ही ले लेगा, ठीक है। देन वी हैव मैत्री, क्विक रिस्पॉन्स सरफेस टू एयर मिसाइल। चूंकि आकाश मिसाइल अत्यधिक तीव्र प्रतिक्रिया मिसाइल नहीं है, इसीलिए आकाश के स्थान पर मैत्री का विकास किया गया, जो 1 मिनट से कम अपने समय में अपने लक्ष्य को भेदने में सक्षम है। जो आकाश है ये वाली उतनी क्विक नहीं है, उतनी तेज नहीं है कि वो तेज तरीके से अपनी प्रतिक्रिया दे सके, इसीलिए फिर मैत्री का विकास किया गया। सारथ, त्रिशूल, आकाश, मैत्री, नाग को छोड़ने के लिए यह एक कॉम्बैट व्हीकल है, युद्ध वाहक है, जिसका प्रयोग प्रक्षेपण वाहन के रूप में किया जाता है। तो इन सभी को छोड़ने के लिए, त्रिशूल, नाग को छोड़ने के लिए क्या बनाया गया है, सारथ। कैसा है ये, कॉम्बैट व्हीकल है। कॉम्बैक्ट यानी कि त्रिशूल भी जा सकता है इसमें, आकाश मिसाइल भी जा सकती है, मैत्री, नाग, इन सभी को छोड़ने के लिए क्या बनाया गया है, सारथ। ये एक युद्ध वाहक है। नाग की अगर बात की जाए, यह पटना श्रृंखला की अंतिम वह टैंक नाशक मिसाइल है। कैसी है ये, टैंक को खत्म करने के लिए। जो बड़े बड़े टैंक आते हैं, दागो और भूल जाओ, फायर एंड फॉरगेट वाली टेक्निक पर आधारित है, फायर एंड फॉरगेट। परीक्षण किया गया 1990 में। अगर हेलिना की बात की जाए 2012 में, हेलीकॉप्टर है प्लस नाग का वायु सैनिक संस्करण टैंक नाशक मिसाइल है। इसे छोड़ने के लिए रुद्र हेलीकॉप्टर बनाया गया है। रुद्र ध्रुव हेलीकॉप्टर का युद्ध संस्करण है। ध्रुव कैसा है, वो एक
रुद्र ध्रुव हेलीकॉप्टर का युद्ध संस्करण है। नामिका नाग मिसाइल कैरियर है। तो रुद्र हेलीकॉप्टर में नाग मिसाइल को लगाने का कैरियर है। अमोद क्या है? डीआरडीओ द्वारा विकसित टैंक नाशक मिसाइल है और इसकी मारक क्षमता 18 किलोमीटर है। तो एंटी टैंक मिसाइलों में देखें हम, लाहट है, नाग है, हेलेना है, अमोद है, कार्नेट ई है, रूस से मिलन है। अब इनमें से दो ही भारतीय हैं, जिसमें लाहट और फिर आपका अमोद, ये दोनों क्या है? भारतीय हैं। इसी तरीके से आपको याद रखना है, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, लाहट एंड अमोद। देन वी हैव मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। यह डीआरडीओ द्वारा विकसित इजराइल से प्राप्त स्पाइक की पूरक मिसाइल है। देन वी हैव ब्रह्मोस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ब्रह्मोस की अगर बात की जाए तो 2011, तो डेट आपने याद रखनी है, पहली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। अब आपको याद होना चाहिए कि सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल क्या होती है। पहले हमने देखा था ब्रह्मपुत्र प्लस मस्का रिवर, ब्रह्मपुत्र प्लस मस्का नदी पेचोरा की सहायक नदी है मॉस्को में। तो इन दोनों से क्या आया है आपका? ब्रह्मोस। और दुनिया की सबसे बड़ी अपसादी नदी, 4 बड़ी और 8 लंबी नदियां। देन वी हैव, इसकी मारक क्षमता कितनी है? 290 किलोमीटर है। टेस्ट किया गया 2001 में। आईएनएस चक्र में भी ब्रह्मोस मिसाइल लगाया गया है, प्रयोग किया गया है। 2007 तक पूरी तरह से बना लिया गया और तीनों सेनाओं में शामिल किया गया। सुकोई विमान में इसको लगाया गया है, तो सुकोई विमान में भी इसको लगाया गया है। ब्रह्मोस MK2 2007, रेंज है 600 से 700 किलोमीटर। हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसमें स्क्रैमजेट इंजन का उपयोग किया गया है और भारत में पहली हवा से हवा मार करने वाली मिसाइल है। स्क्रैमजेट यानी कि सुपर कंबंशन रामजेट का उन्नत संस्करण 2016 में इसरो द्वारा इसको विकसित किया गया। तो पहले रामजेट था, अब क्या आ गया? स्क्रैमजेट विद विजुअल रेंज इतनी है इसकी। युद्धास्त्र खंड विकसित यानी कि प्री फ्रेगमेंटेड है। 2003 में परीक्षण किया गया। तेजस विमान से छोड़ा जाता है। किस विमान से? तेजस विमान से। यह नागरिक मिसाइल भी कहते हैं। इसे दिल्ली व मुंबई की सुरक्षा के लिए लगाया गया है। पहले भी ये देखा था हमने कि इनको सुरक्षा के लिए लगाया गया है। प्रहार 2013, सतह से सतह मार करने वाली कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। मारक क्षमता 40 से 150 किलोमीटर है। ओमनी डायरेक्शन से सुसज्जित यह परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। पिनाका व पृथ्वी के बीच अंतराल को समाप्त करने के लिए प्रहार के लिए बनाई गई है 2014 में सहयोगी देशों को उपलब्ध करवाने के लिए। उसके बाद है पिनाका, मारक क्षमता नॉन बैलिस्टिक मिसाइल है। थोड़ा सा हमने पहले भी देखा था इसके पहले में। स्वप्न डीआरडीओ द्वारा विकसित की जा रही है और विशेष क्रूज मिसाइल, हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसे 100 बार प्रयोग में लाया जा सकेगा क्योंकि इससे रिवर्सल गाइडेड सिस्टम लगा हुआ है, जो इस मिसाइल में रामजेट व स्क्रैमजेट तकनीक पर तोप तरीके के हैं। तो एक रामजेट हो गया, दूसरा स्क्रैमजेट हो गया। इसकी गति 7 मैक से अधिक है। कितनी है? 7 मैक से अधिक है। मिसाइल अस्त्र के साथ शस्त्र भी हो जाएगी। बराक है। कैसी है? डिफेंसिव। आपको पता है कि डिफेंसिव क्या होता है। बराक की गति ध्वनि से दुगनी है। ध्वनि गति कितनी है? 332 मीटर पर सेकेंड। बराक 8। फिर आपका निर्भया 2014। अब आते हैं इसके आगे पर, 2013 से शुरू और 2016 में पूरा सफल किया गया इसका। अगर टैंक की बात की जाए, ऐसे वाहक जिसके लिए सड़क की आवश्यकता नहीं होती उसे टैंक कहते हैं। कहीं से भी चल जाता है, कैसे भी रास्ता हो उस वहां पर चल जाता है। टैंक का प्रयोग थल सेना सामान्यतः जमीन पर कब्जा करने के लिए किया जाता है। इसे युद्ध वाहक भी कहते हैं। इसका नागरिक उपयोग भी होता है। तो 2008 में देखते हैं 26/11/2008 के बाद भारत की पहली पैरामिलिट्री फोर्स जिसके पास टैंक है वो कौन सी है? BSF है। भीषम टैंक 48 किलोमीटर पर आवर। तो टैंक कैसे होते हैं? एक तो आपका मेन बैटल टैंक होता है, फिर आपका मीडियम बैटल टैंक होता है, फिर आपका स्मॉल बैटल टैंक होता है। तो इसमें तो ज़्यादा याद नहीं रखना है, लेकिन थोड़ा आप याद रख सकते, थोड़ा सा। इसमें आता है आपका अर्जुन टैंक, इसमें आता है अजय टैंक, भीषम टैंक, कर्ण टैंक। यहां पर आ गया छोटे युद्ध टैंक, स्मॉल टैंक, जिनका वजन 35 टन से कम होता है। अजय टैंक कैसा है? वो रूस टैंक T-72 का भारतीय रूपांतरण है। इसे 1979 में भारतीय सेना में शामिल किया गया था। भीषम टैंक की बात करें तो T-905 रूसी टैंक का भारतीय रूपांतरण 2009 में शामिल किया गया इसको भी।
कर्ण टैंक है, इसे अर्जुन टैंक व अजय टैंक दोनों की विशेषताओं को जोड़ करके बनाया गया है कर्ण टैंक। तो दो, पहला अर्जुन टैंक हो गया, अजय टैंक हो गया, दोनों को मिला दी टेक्नोलॉजी, फिर आपका कर्ण टैंक बन गया। स्मॉल टैंक में अनमेन्ड लाइट टैंक आ जाता है इसमें, मंत्रा, तो ये ज़्यादा ज़रूरी है नहीं। रडार की अगर बात की जाए तो रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, रॉबर्ट वॉटसन और डी वॉटसन, रॉबर्ट वॉटसन डी वॉटसन 1912। रेडियो तरंगों के माध्यम से किसी वस्तु का पता लगाने वाला उपकरण रडार कहलाता है। भारत में रडार बनाने वाली मुख्य संस्था कौन सी है? इलेक्ट्रॉनिक रिसर्च डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, वैद्युतिक अनुसंधान केंद्र प्राधिकरण 1962, विच इज अगेन इंपॉर्टेंट। तो रडार बनाने वाली संस्था कौन है, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब रडार में आपका क्या क्या आता है, देखो ये ईरमा भारत में सभी हवाई अड्डों पर लगाया गया है रडार सिस्टम। रानी वायु यातायात में सहायता करता है। रशिम, अब इसके स्थान पर गगन की सेवा भी लाई गई है। इंद्र 1 इंद्र 2 वायुसेना के रडार हैं। अपर्णा नौसेना का रडार है। यहां पर क्वेश्चन कैसे पुट आउट हो सकता है कि आपको ये लिंक करने को दिया जाए, मेल करने को दिया जाए। रोहिणी हो गया, वायुसेना का 3D रडार है। रोहिणी को नौसैनिक संस्करण रेवती रडार है। राजेंद्र रडार हो गया, आकाश मिसाइल में लगाया गया है। शांत रडार हो गया। फिर आपका हथियार खोजी यानी कि वेपन लोकेटिंग रडार हो गया, हथियार का पता लगाने के लिए। देन वी हैव, इसके आगे भी है नहीं, खत्म हो गया। युद्ध विमान, कॉम्बैट एयरक्राफ्ट सॉरी। तो कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में क्या आता है? मानव सहित विमान या मानव रहित विमान। एक मानव सहित होता है और दूसरा मानव रहित विमान होता है कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में। तो मैन बेस्ड एयरक्राफ्ट, पायलट बेस्ड एयरक्राफ्ट, इसमें आता है आपका लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, जैसे कि तेजस 2011 का। अनमैन्ड एयरक्राफ्ट क्या होता है? मानव रहित, जैसे कि मैक्रो यूएवी। दूसरा है आपका ड्रोन, जो ड्रोन तो आपने देखा ही होगा, है ना? तो वो कैसा हो गया आपका? मानव रहित है ना वो, उसको आप हाथ से चला रहे हैं उसको। तो यहां पर इसको थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं, या इसमें कौन कौन से आते हैं देखिए। मानव सहित मैन्ड बेस्ड एयरक्राफ्ट, जैसे कि तेजस हो गया। 1983 में सबसे पहले विचार किया गया और 1993 में अनुमति मिली। वह डॉक्टर कलाम को निदेशक बनाया गया और 2001 में तेजस नाम दिया गया और परीक्षण किया गया और 17 जनवरी 2015 में इसको सेना में शामिल कर दिया गया। तो शुरुआत कहां से हुई, कब इसको शामिल किया, ये याद रखना है। 40 विमानों की टुकड़ी दिल्ली और मुंबई की सुरक्षा के लिए तैनात की गई है। दुनिया का सबसे हल्का लड़ाकू विमान है। एक इंजन वो एक सीट का है और इसमें स्वदेशी इंजन कावेरी का प्रयोग किया गया है। इसमें डिजिटल फ्लाई वायर टेक्नोलॉजी लगाई गई है, जिसके कारण कंट्रोल रूम से ही विमान को निर्देशित किया जाता है। इसी कारण आंधी तूफान सभी प्रकार के मौसम में उड़ान भर सकता है। तेजस रात्रि में उड़ान भर सकता है। अस्त्र मिसाइल को लगाया गया है इसमें, तेजस में अस्त्र मिसाइल को लगाया, बार बार यही आ रहा है देखो, इसलिए आपको याद होना चाहिए। निशांत भारत का पहला मानव रहित अनमैन्ड एरियल व्हीकल है। अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, 1996 में अधिक ऊंचाई पर रहकर कार्य करता है। निशांत का प्रारंभ नाम फाल्कन था। निशांत के आधुनिक संस्करण का नाम पंछी और इसका परीक्षण 24 दिसंबर 2014 को किया गया। निगरानी का कार्य, जासूसी का कार्य, सीमा पर गश्ती, 45 किलो युद्धास्त्र लेने की क्षमता रखता है। तो कॉम्बैट व्हीकल्स हैं ये, ठीक है। तो उसमें आता है निशांत आपका, और उसमें आया हमारा भी तेजस। तेजस हो गया, निशांत हो गया। लक्ष्य है, लक्ष्य भी भारत का दूसरा मानव रहित है। पहला मानव रहित कौन सा हो गया और दूसरा मानव रहित कौन सा होगा, दोनों याद रखना है। जेट इंजन के चलने वाला यह विमान 10 बार प्रयोग में लाया जा चुका है। गति इसकी लगभग 500 किलोमीटर पर आवर है। लक्ष्य अपने आप में लक्ष्य है। यह एक परीक्षण विमान है जिससे हवा से चलने वाली चीज को भेदने का परीक्षण दिया जाता है। निगरानी का कार्य, जासूसी कार्य, ये सभी इसके द्वारा किए जाते हैं। फिर उसके बाद है आपका रुस्तम 2008। रुस्तम के लिए तो आपकी मूवी बनी हुई है, तो उससे आप याद रख सकते हैं रुस्तम। मध्यम ऊंचाई पर कार्य करने वाला भारत का पहला मानव रहित है, मध्यम ऊंचाई पर काम करने वाला, ठीक है। यातायात की निगरानी के लिए इसका प्रयोग जो है वो किया जाता है, यातायात की निगरानी के लिए। ट्रैफिक मॉनिटरिंग, निगरानी का कार्य, हवाई निगरानी, ये सब चीज़ें इसके द्वारा की जाती हैं। जासूसी का कार्य किया जाता है। माइक्रो यूएवी, माइक्रो अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, ड्रोन एयरक्राफ्ट जिसमें आता है। एक आता है रिमोट सेंसिंग, दूसरा आता है सेल्फ गाइडेड। इसमें क्या है, नेत्र है, अभय है, उल्का है, कपुथका है। सेल्फ गाइडेड यानी कि औरा और पुष्पक 2016। नेत्र 2010 में भारत का पहला ड्रोन विमान है। तो पहला तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, उसके अलावा तो ऑप्शन नहीं है, तो पहला तो याद रखना ही पड़ेगा भैया। पहला ड्रोन
विमान जो है वो कौन सा है, नेत्र है 2010 का, सीआरपीएफ के पास है ये। और दूसरा अभय, भारत का दूसरा ड्रोन विमान है। सेल्फ गाइडेड की अगर बात की जाए तो उसमें भारत का पहला स्वतंत्र रूप से नियंत्रित ड्रोन विमान जो है वो है ऑरा, ऑटोनॉमियस अनमेन्ड रिसर्च एयरक्राफ्ट। इसमें लेजर चार्जिंग सिस्टम है और इसके विकास में जर्मनी का सहयोग लिया गया। फिर आपका पुष्पक 2016 का भारत का दूसरा स्वतंत्र रूप से नियंत्रित ड्रोन विमान है और दूसरा आधुनिक ड्रोन विमान लेजर चार्जिंग सिस्टम इसमें भी लगा हुआ है। अगर पनडुब्बियों की बात की जाए तो पनडुब्बियां और पोत, अकुला श्रेणी भारत की प्रथम परमाणु ऊर्जा चलित पनडुब्बी है। यह रूस से आयात की गई, रूस से इंपोर्ट की गई है अकुला श्रेणी की। नाम आईएनएस चक्र सेना में शामिल किया गया 4 अप्रैल 2012 को। अब इसमें ही सिंधु घोषी श्रेणी में भी है, अब ये भी न्यूज में भी था सिंधु घोषी। यह पनडुब्बियां आक्रमणकारी डीजल इलेक्ट्रॉनिक पनडुब्बियां हैं। इनका निर्माण रूस की कंपनी और रक्षा मंत्रालय के बीच के अनुबंध में किया गया है। आईएनएस सिंधु घोष, आईएनएस सिंधु ध्वज, आईएनएस सिंधु राज, सिंधु वीर, सिंधु रत्न, सिंधु केशरी, सिंधु कीर्ति, सिंधु विजय, सिंधु रक्षक, सिंधु शास्त्र। तो ये सारे आपको याद रखने हैं। किससे? निर्माण रूस की कंपनी और रक्षा मंत्रालय के बीच में। इसलिए हम कहते हैं ना, रूस और या कहें रशिया और इंडिया के संबंध जो हैं वो अच्छे हैं, काफ़ी अच्छे हैं। तो देखिए अब कितना व्यापार हो रहा है। फिर आपका शिशुमार श्रेणी, इन पनडुब्बियों को जर्मन यार्ड, ये जर्मनी नेम है तो याद रखने की जरूरत नहीं है। आईएनएस शिशुमार, आईएनएस शकुंश, आईएनएस शाल्की, शकुन, तो नाम याद रख सकते हैं इस तरीके से, जर्मन की सहायता से, ये रशिया की सहायता से। अरिहंत श्रेणी में पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी जो बैलिस्टिक मिसाइलों को दागने की क्षमता रखती है, तो वो कैसी है? अरिहंत श्रेणी में। भारत में अरिहंत श्रेणी की 2 अन्य परमाणु पनडुब्बियां बन रही है। इन पनडुब्बियों में 12 शॉर्ट रेंज K-15 मिसाइल और 4 लंबी दूरी की K-4 बैलिस्टिक मिसाइल तैनात की जा सकती हैं। फिर है आपके पास विमान वाहक, एयरक्राफ्ट कैरियर्स। एयरक्राफ्ट कैरियर भी तो चाहिए कुछ। आईएनएस विक्रमादित्य हो गया, आईएनएस विराट हो गया, आईएनएस विक्रांत हो गया। देखिए मैंने पहले भी आपको बताया था विक्रांत के बारे में। तो आईएनएस विक्रमादित्य की बात की जाए तो भारत का नवीनतम और सबसे बड़ा विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रमादित्य को 16 नवंबर 2013 को भारत की नौसेना में शामिल कर लिया गया। इसकी 284 मीटर लंबाई और 60 मीटर चौड़ाई है। वजन इसका इतना है, तो वजन याद रखने की जरूरत है नहीं इसमें। आईएनएस विक्रमादित्य। आईएनएस विराट भारतीय नौसेना में किस प्रमुख सेवा का दूसरा सबसे पुराना वाहक जो हिंद महासागर में स्थित है। 27 वर्ष ब्रिटिश रॉयल नौसेना तथा 29 वर्ष तक भारतीय नौसेना में अपनी सेवाएं देने के बाद 6 मार्च 2017 को इसे सेवा मुक्त कर दिया गया। आईएनएस विक्रांत है फिर आपके पास, तो यह भारतीय नौसेना का पहला विमान वाहक पोत जिसे 1957 में ब्रिटेन से खरीदा गया था। तो यह पहला, अभी फिर से इसी के नाम पर आईएनएस विक्रांत रखा गया है जो एयरक्राफ्ट कैरियर है। वर्तमान में पहला स्वदेशी विमान वाहक इसके नाम पर रखा जा रहा है, तो रखा गया है वो। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्माणाधीन स्वदेशी विमान वाहक विक्रांत को 2020 में नौसेना शामिल कर लिया जाएगा। तो 20 वाली बात नहीं है, लेकिन अभी इसको शामिल किया गया है रिसेंटली ही 2022 में आई थिंक। तो ये करंट अफेयर का भी पोर्शन बन जाता है। विध्वंसक कोलकाता श्रेणी, ये स्टेलेथ तकनीक युक्त निर्देशित मिसाइल है। विध्वंसकों को इस श्रेणी का है। पोतों का नामकरण भारत की प्रमुख बंदरगाहों जैसे कोलकाता, चेन्नई और कोची के नाम पर किया गया है। आईएनएस कोलकाता हो गया, आईएनएस कोची हो गया, आईएनएस चेन्नई हो गया। दिल्ली श्रेणी में भी है। इसमें निर्देशित मिसाइलें विध्वंसक पोत के रूप में वर्गीकृत की गई हैं। डिजाइन निर्मित पूर्णतः भारत में किया गया। आईएनएस मैसूर हो गया, आईएनएस दिल्ली हो गया, आईएनएस मुंबई हो गया। देन वी हैव फ्रिगेट्स। फ्रिगेट्स में आता है आपका शिवालिक श्रेणी। इस श्रेणी में फ्रिगेट्स बहुभूमिका वाले और भारत में निर्मित अत्यधिक तकनीकी के युक्त हैं। इनका निर्माण मजगांव डॉक यार्ड लिमिटेड में किया जा रहा है। जैसे तलवार श्रेणी में तलवार हो गया, त्रिशूल हो गया, तवार हो गया। तो ये तो उतना एग्जाम में नहीं पूछ जाता है, लेकिन फिर भी आप याद रख सकते हैं। तो ये वाला था हमारा मेन पोर्शन। महत्वपूर्ण तथ्य ये भी आपको याद रखना है, प्रोजेक्ट 75A के तहत भारतीय नौसेना के लिए 6 पनडुब्बियों के स्वदेशी निर्माण को स्वीकृति दे दी गई है। तो 6 पनडुब्बियां बनेगी प्रोजेक्ट 75A के तहत। प्रहार मिसाइल तह से तह मार करने वाली कम दूरी की सामरिक बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता 150 किलोमीटर है। मिलान हो गया 2T एंटी टैंक मिसाइल। चिनहुक हो गया अमेरिका की बोइंग कंपनी में एक मल्टी सेल वर्टिकल लिफ्ट प्लेटफॉर्म हेलीकॉप्टर है। आर्टिलरी गन धनुष
स्वदेशी एंटी टैंक मिसाइलों में शामिल है नाग, हेलेना, जेंट। तो ये तो हमने अभी पहले देखा था। अगर महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की बात की जाए तो ये क्वेश्चन आप सभी को सॉल्व करने हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पॉलीहार्बल उत्पाद रक्षण डीआरडीओ द्वारा विकसित नहीं किया गया है? भारत का पहला दृश्य सीमा से परे हवा से हवा मार करने वाला स्वदेशी अभिकल्पित डिजाइन एवं रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ द्वारा विकसित प्रक्षेपण पात्र क्या है? इसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, तो टेलीग्राम से आप जुड़ जाइए। ये मेंस के लिए आपके क्वेश्चन हो गए। अगर आपको मेंस के लिए क्वेश्चन लिखने हैं, शौर्य मिसाइल की मारक क्षमता कितनी है, मिसाइलों के विभिन्न हिस्सों के नाम लिखिए, लघुत्तरीय हो गए, अबक्कस क्या है, तो ये सारे आपके मेंस के लिए ज़रूरी हैं अगर आप मेंस की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं अभी। इसके बाद हम जाएंगे स्पेस टेक्नोलॉजी एंड सैटेलाइट। तो पहले मुझे ये बताइएगा कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया। आपके कमेंट और लाइक पर डिपेंड करता है कि हम इस नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को शुरू करें या नहीं करें, जिसमें हम उपग्रह कक्षा, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम, रॉकेट कार्यक्रम, एसएलवी, पीएसएलवी, भारतीय प्रादेशिक नौवहन उपग्रह प्रणाली और प्रमुख अभियान के बारे में हम चर्चा करेंगे। डिपेंड करता है आपके कमेंट्स पर, आप किस तरीके के कमेंट करते हैं। अगर आपको समझ में आ रहा होगा, थोड़ा सा हम जल्दी चले हैं क्योंकि इसको ख़त्म भी करना था ताकि एक ही वीडियो में सारा का सारा कवर हो जाए। तो स्पेस टेक्नोलॉजी और सैटेलाइट्स को भी हम एक वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन डिपेंड करता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए वीडियो को अपने स्टेटस में लगा करके, ग्रुप में कहीं पर भी आप शेयर कर सकते हैं। आई होप कि आप सभी को समझ आ गया होगा और एचएस की तैयारी आपकी बहुत अच्छी हो रही होगी। टेस्ट सीरीज आपने सॉल्व कर दी होगी, नहीं की है तो सॉल्व कर लो, रिवीजन आपका चल ही रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन, थैंक यू।